आज आपको नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा संस्कृत का प्रत्यय है, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा कीमती है और इस प्रत्यय में से एक या दो क्वेश्चन आवश्यक रूप से हमारे आते रहते हैं, इसीलिए इसको हम ध्यानपूर्वक सुनें और देखें। तो देखिए हमारा जो प्रत्यय टॉपिक है, इस टॉपिक को की जो परिभाषा दी है संस्कृत में वो क्या दी है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात प्रति का मतलब होता है पीछे। देखिए प्रति का एक तो होता है सामने के अर्थ में, प्रति उपसर्ग होता है, लेकिन यहाँ का अर्थ होगा प्रति का मतलब पीछे। तो ऐसे शब्द या शब्दांश जो धातु अथवा शब्दों के पीछे जुड़ते हैं और पीछे जुड़ते हैं उसके बाद में उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, वे आपके प्रत्यय कहलाते हैं। इसी के आधार पर इसकी संस्कृत में परिभाषा दे दी, अर्थात लगा के, अर्थात यह शब्द धातु प्रातिपदिक कस्य वा अन्ते संयोज्यम। तो यह शब्द धातु प्रातिपदिकस्य वा अन्ते संयोजम विशेषार्थस्य बोधम कार्यते बोधम कार्यति सप्रत्यय, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये आ गया कि यह शब्द, अर्थात यह का मतलब जिस शब्द मतलब धातु, तो वे शब्द, यह का मतलब जो शब्द धातु अथवा प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिक का मतलब होता है जो शब्द हैं, अर्थात मूल शब्द। प्रातिपदिक का अर्थ हो गया मूल शब्द और धातु का मतलब हो गया धातु। तो ऐसे ये वे शब्द जो धातु और प्रातिपदिक, वह का मतलब होता है अथवा, अर्थात प्रातिपदिक शब्दों के अंते मतलब पीछे, अंत में संयोज्यम जुड़ करके विशेष अर्थस्य, विशेष अर्थ का बोधम कार्यति, बोध कराते हैं, सप्रत्यय, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। सीधी सी पर, अर्थात ये परिभाषा क्या हो गई कि जिन वे शब्द जो धातु अथवा शब्दों के अंत में जुड़कर, संयोजन मतलब जुड़ करके विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। सीधी सी। तो आपने देखा उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो हमेशा कैसा शब्द होगा, या तो सार्थक शब्द होगा या कोई धातु होगी। अब जो उपसर्ग जुड़ते हैं, उपसर्ग जुड़ करके अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, तो आगे जुड़ते। कभी कभी क्या करता है, हमारे जो परीक्षा में क्वेश्चन दे देता है, जो प्रश्न क्या देता है कि आगे उपसर्ग जुड़ा होता है, पीछे प्रत्यय जुड़ा होता है, और कभी कभी मूल शब्द या मूल धातु पूछ लेता है कि इसमें बताइए कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी शब्द है या कौन सी धातु। तो ये जो हमारे उपसर्ग हैं अर्थात प्रत्यय हैं, उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे, इस तरीके से हमारा चलता है। अब बात करें इसके भेदों की, तो देखिए संस्कृते प्रत्यय पंचधा भवन्ति। अब देखो, अगर हम बात करें अलग अलग विद्वानों के मतानुसार देखें तो किसी विद्वान ने 2 माने, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। किसी विद्वान ने 3 माने हैं, कृत, तद्धित और स्त्री। और वास्तव में हम कृत, तद्धित, स्त्री प्रत्ययों को ही पढ़ते हैं। लेकिन हमारा जो मध्य प्रदेश MP गवर्नमेंट की जो किताब हैं, NCERT जो बुक
उस पर चल रही हैं आधारित जो किताब हैं, उनके आधार पर अगर हम नोट करें तो हमारा क्या होगा, संस्कृत में आपको प्रत्यय को 5 भेदों में ही बांटना है। अगर हम MP-TET का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको संस्कृत 5 ही करने हैं। अब इनके 5 प्रकार किस तरीके से हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, पहला जो प्रत्यय इन्होंने अपने उसमें माना है तो वो है सुप प्रत्यय, जिन्हें हम सुबंत के नाम से प्रयोग करते हैं। तो पहला जो प्रत्यय इसने बांटा है पंचधा का मतलब 5 प्रकार से। तो पहला सुप प्रत्यय, कौन से प्रत्यय, सुप प्रत्यय। दूसरा हम बांटेंगे वो होंगे तिंग प्रत्यय, यहाँ ले लेता हूँ, चलो नीचे, तिंग प्रत्यय। इसके बाद जो हम बांट रहे हैं वो है आपका स्त्री प्रत्यय। चलो कृत ले लेते हैं पहले, कृत प्रत्यय। और इसके बाद लेते हैं तद्दित प्रत्यय। और इसके बाद में आता है आपका स्त्री प्रत्यय। इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। तो सुबंत अर्थात सुप प्रत्यय कितने होते हैं, तो ये जो आप जब शब्द रूप बनाते हैं, शब्द रूपों जो हम चलते हैं उनमें आपको सुप प्रत्यय अर्थात सुबंत प्रत्यय का प्रयोग होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 21 होती है। अब 21 क्या होती है, कभी कभी कुछ पूछ लेता है कि सुबंत प्रत्यय कति संति, तो आपको कितना बताना है, 21 बतानी। अब ये क्या होता है, जो शब्द रूप होते हैं हमारे, शब्द रूपों को बनाने के काम आते हैं, उनके पीछे लगते हैं सुबंत प्रत्यय। तिगंत प्रत्यय जो होते हैं इनकी संख्या 18 मानी गई है। कितनी होती है, 18। तो देखिए, इनसे सुबंत प्रत्यय निर्माण होता है। इनका जो निर्माण होता है इनसे, वो किसका होता है, शब्द रूपों का। तिगंत प्रत्यय, तिगंत प्रत्यय आपको 18 होते हैं, 9 परस्मैपदी के और 9 आत्मनेपदी के। इस तरीके से हम कितने तिगंत प्रत्यय पढ़ते हैं, 18। ये जो धातु रूप पढ़ते हैं हम, उनके निर्माण में काम आती हैं। लेकिन हमें प्रत्यय पढ़ने हैं तो ये प्रत्यय यहाँ से ये तीनों पढ़े जाते हैं। केवल हमें प्रत्यय कहाँ से पढ़े जाते हैं, ये तीनों। ये आपको शब्द रूपों का निर्माण करा देते हैं, ये आपके धातु रूपों का निर्माण कराते हैं, उनमें ही इनका क्लियर हो जाता है। लेकिन हमारे जो प्रत्यय पढ़े जाते हैं वो यहाँ से पढ़े जाते हैं, कृत, तद्दित और स्त्री प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं, वे प्रत्यय जो धातुओं के पीछे लगते हैं। ये प्रत्यय किनके पीछे लगते हैं, धातुओं के पीछे लगते हैं। तो ऐसे प्रत्यय जो धातुओं के पीछे लगते हैं उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय शब्द जो संज्ञा, कोमा सर्वनाम, कोमा विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगे। आदि मतलब इनसे जुड़े हुए जो शब्द होते हैं, अर्थात लगा के कह सकते हैं हम शब्द रूपों के पीछे, अर्थात शब्द रूपों, शब्दों के पीछे, जिन्हें हम कहते हैं शब्दों के पीछे लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम शब्द। स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं, वे प्रत्यय शब्द होते हैं जो पुल्लिंग शब्दों के पीछे जुड़कर उनको स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। वे आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। ये पुल्लिंग से क्या बनाते हैं, स्त्रीलिंग। ऐसे प्रत्यय आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, स्त्री प्रत्यय। ठीक है, अब बात आती है कृत प्रत्यय की। तो इसमें हम सबसे पहला हम पढ़ते हैं कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में आपके जो प्रत्यय हैं जो क्रियाओं के अर्थात धातुओं के पीछे जुड़ेंगे, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि जो परीक्षा में हमारा प्रश्न बनता है वो उन्हीं प्रत्ययों में से बनता है। तब देखिए कैसे। तो सबसे जो पहला प्रत्यय हम ले रहे हैं यहाँ पर कृत प्रत्यय का, तो पहले तो कृत प्रत्यय की परिभाषा हम थोड़ा सा लिखा देते हैं। कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय के नाम से भी हम जानते हैं, कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय के नाम से हम पढ़ेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं आप वे प्रत्यय शब्द जो धातुओं के पीछे
जुड़ते हैं तो उन्हें कृत अर्थात कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय कहते हैं। देखिए अब आपको समझ में आया। अब धातु कौन कौन सी होती हैं, जैसे देखिए आपको एक, जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे मान के चलो चल धातु है हमारी, क्या है, चल धातु। अब हमें प्रत्यय जोड़ना है, मान के चलो तब्यत। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, तब्यत। धातु है आपकी चल, कौन सी है, धातु। अब ऐसे प्रत्यय जो धातुओं के पीछे लगते हैं तो ये प्रत्यय क्या कहलाएंगे, कृदंत प्रत्यय कहलाएंगे। तो ये हो गया प्रत्यय। अब धातु और प्रत्यय जब मिलेंगे तो कौन से प्रत्यय होंगे, ये कृदंत प्रत्यय होंगे या कृत प्रत्यय होंगे आपके। कौन से प्रत्यय होंगे, कृत प्रत्यय। तो जहाँ पर धातु रूप धातु और प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो वे आपके कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब चलते हैं हम इसके एक एक करके प्रत्ययों की ओर। तो देखिए सबसे पहला हम कृदंत प्रत्यय लेते हैं, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रत्ययों को हम सबसे पहले लेंगे। तो देखिए सबसे पहला अपन पढ़ते हैं कत्वा प्रत्यय। कित्वा प्रत्यय कहते हैं इसे। अब इनके अगर आप सूत्रों को याद करोगे तो सूत्र आपको याद होने की बजाय आपको ध्यान नहीं रहेंगे। अगर चाहें तो इसको अपन कह सकते हैं, जैसे इसमें एक सूत्र लगता है लस्क्ववत दिते, जो सूत्र होता है इससे का की इत संज्ञा और अनुबंध होकर के लोप हो जाता है। सूत्र से, इस सूत्र से इसका लस्क्ववत दिते, इस सूत्र से का जो होता है क वर्ण, इसकी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। क्या होती है, इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञा के बाद इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अनुबंध लोप, अनुबंधन लोप हो जाता है। ठीक है, इन बातों को अगर आप ध्यान रखोगे। और हमें परीक्षा में क्या आता है, केवल इतना आता है, जैसे पठित्वा शब्द आ गया तो पठित्वा शब्द में हमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, इतना आपसे पूछता है। तो इसीलिए आप इन पर कम ध्यान देते हुए हमें क्या करना है, प्रत्यय को ध्यान रखना है कि कौन सा प्रत्यय। तो आपको एक ट्रिक्स ये है कि अगर आपको किसी धातु के पीछे त्वा लगा हो, क्या लगा हो, त्वा लगा हो, ये ध्यान रखना है। बस सरल विधि यही है कि अगर आपको किसी धातु रूप के पीछे त्वा की ध्वनि निकलती है, क्या निकलती है, त्वा की, तो आपको कौन सा प्रत्यय लगाना है, कत्वा प्रत्यय लगाना है। कौन सा लगाना है, कत्वा, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में आपको त्वा भी होगा और एक कित्वा भी होगा, तो हमें ये गलत हो जाएगा और ये प्रत्यय आपको लगाना है पूरा। ठीक है, देखिए अब इसमें आपका क्या शेष रहता है, त्वा शेष रहता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय में शेष क्या रहता है, इसमें नियम पहला हम पढ़ेंगे, इसमें त्वा, त्वा शेष रहता है। ठीक, शेष रहता है। दूसरी बात हमें इसमें पढ़ेंगे, इसका जो प्रयोग होता है वो आपको कर या कर के अर्थ में होता है। तो इसका प्रयोग किस में होता है, कर या कर के अर्थ में भूतकाल में होता है, भूतकाल में होता है। ठीक, तो पहला तो हमें इसमें क्या रह गया, त्वा शेष रह गया। दूसरा, इसका जो प्रयोग करेंगे, इसका जब अर्थ लगाया जाता है धातु में जिसमें लगता है तो वो अर्थ क्या देती है, कर या कर के अर्थ में देती है। जैसे अभी मैंने कहा था पठित्वा, तो इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ करके। चलित्वा, चल करके, तो ऐसे अर्थ देंगे। अब आते हैं इसमें तीसरा जो पॉइंट बनता है, ये पूर्वकालिक क्रियाओं के पीछे लगती है। ये पूर्वकालिक क्रियाओं में इसका प्रयोग होता है। पूर्वकालिक क्रिया में इसका प्रयोग होता है। अब आपने हिंदी में पढ़ा कि पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती हैं, तो क्रिया जब पढ़ी थी तो उसमें हमने एक क्रिया पढ़ी थी पूर्वकालिक क्रिया। तो वे क्रियाएं जो पूर्व में की गई, जो पूर्व में की गई, पूर्व समय में की गई, अर्थात एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया का बोध होता है, तो वहाँ आपकी पहली जो क्रिया की है हमने, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे जाकर, खाकर, पीकर, नहाकर, धोकर,
तो ऐसे ही ये कर या कर के अर्थ में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, अब इसके हम धातु पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें एक एक करके इनके नियम पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो नियम नंबर 1 इसका कहता है, आप अपनी भाषा में याद रखोगे तो सरल विधि से समझ में आ जाएंगे, अगर आप सूत्रों के माध्यम से चलोगे तो समझने में आपको कठिनाई होगी, इसलिए आप सिंपल रूप से पढ़ें और इसमें सीधा सा ध्यान रखें कि यदि किस धातु व्यंजनांत है। देखिए नियम क्या कहता है, यदि धातु व्यंजनांत है तो कत्वा प्रत्यय जोड़ते समय छोटी ई बीच में छोटी ई लग जाती है, लगाते हैं। तो बीच में क्या लगाते हैं जोड़ते समय, बीच में अर्थात त्वा से पहले, या कह सकते हैं धातु का जो अंतिम वर्ण होता है हलंत वाला व्यंजनांत जो वर्ण होता है उसमें ई लगाते हैं। देखिए नियम अपन इस तरीके से पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि यदि कोई धातु व्यंजनांत है, व्यंजनांत का मतलब हलंत वाली धातु है अर्थात व्यंजन वर्ण वाली धातु है, तो कत्वा प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो जोड़ते समय उसमें छोटी ई लग जाती है। अब कैसे देखिए, जैसे हमने लिखा चल, अभी दिया था चल, पठ, लिख, ये धातु हैं। अब यहाँ पर हमने जोड़ा कित्वा प्रत्यय जोड़ा, कौन सा प्रत्यय जोड़ा, कित्वा। तो अब चल धातु है, कित्वा प्रत्यय जोड़ेंगे, तो मैंने क्या कहा अभी कि यदि धातु व्यंजनांत है तो व्यंजन वाली धातु है, कित्वा प्रत्यय जोड़ते समय इसमें क्या लग जाती है, ई लग जाती है, और ये बन जाएगा आपका चलित्वा। क्या बन जाएगा, चलित्वा। इसका जो अर्थ देगा वो हो जाएगा चल करके, क्या हो जाएगा, चल कर या चल करके। ऐसे ही पठ प्लस कित्वा क्या बन जाएगा, पठित्वा, इसका अर्थ हो गया पढ़ करके। लिख प्लस कित्वा, इसका अर्थ हो जाएगा लिख करके, लिखित्वा, क्या बन जाएगा, लिख करके। ऐसे और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। देखिए जैसे खाद प्लस कित्वा, हस प्लस कित्वा, हस प्लस कित्वा, खाद प्लस कित्वा, क्रीड प्लस कित्वा। अब देखिए खाद प्लस कित्वा क्या बनेगा, यहाँ दा में हलंत है, पीछे कित्वा प्रत्यय है, तो इसमें ई का आगम हो जाएगा और ये बन जाएगा खादित्वा। हस धातु, हस का मतलब होता है हंसना, खाद का मतलब होता है खाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा खा करके। हस का मतलब हो गया हंसना, और कित्वा प्रत्यय जोड़ करके ये अर्थ दे जाएगा हंस करके, तो ये बन जाएगा हसित्वा, इसका अर्थ हो गया हंस करके। ऐसे क्रीड, क्रीड का अर्थ होता है खेलना, कित्वा प्रत्यय जोड़ते ही ये क्या बन जाएगा, खेल करके, क्रीडित्वा। ठीक है, तो ये थे आपके पहले नियम से। अब आगे दूसरा नियम इसमें अपन पढ़ेंगे, तो दूसरा नियम इसका क्या कहता है, देखिए नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 हम पढ़ते हैं इसमें। तो वो कहता है कि यदि किसी धातु के, डायरेक्ट बता देता हूँ चलो, यदि किसी धातु के अंत में म या न है, ध्यान रखना। अब पूरी बात लिखने की बजाय क्या ध्यान रखना है अपन को, तो ये देखना है अपन को, यदि किसी धातु के अंत में म या न है तो कित्वा प्रत्यय जोड़ते समय म या न का लोप हो जाता है, अर्थात म या न हट जाएगा। शॉर्ट में देखते जाइए आप। तो जैसे नियम नंबर 2 कहता है कि यदि किसी धातु के अंत में क्या हो, म या न, तो कित्वा प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो ये म या न का लोप हो जाता है, अर्थात ये हट जाते हैं। क्या हट जाती है, म या न। अब कैसे, जैसे मैंने कहा गम धातु है आपकी और कित्वा प्रत्यय है आपका, माँ के बाद में कित्वा प्रत्यय आ रहा है, तो माँ कैसा है,
हलंत वाला ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा और रूप बन जाएगा ग, और कित्वा प्रत्यय का क्या बन जाएगा, त्वा। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ ई का आगम क्यों नहीं हुआ, तो ये नियम ये कहता है कि यदि म ना है तो ये हट जाएंगे, तो गा कैसा रह जाएगा, स्वरांत, इसलिए यहाँ पर ई का आगम नहीं होगा। ऐसे ही देखिए हन, तो इसका गम का मतलब होता है जाना, और इसका प्रत्यय जोड़ करके क्या बन जाएगा, गत्वा का मतलब जा करके। ऐसे ही हन प्लस कित्वा। अब इसकी बात करें तो यहाँ बन जाएगा हत्वा, क्या बन जाएगा, अत्वा, इसका अर्थ हो गया मार करके। ऐसे ही नम, नम का मतलब होता है झुकना, और कित्वा प्रत्यय हो गया तो ये हो जाएगा नम नत्वा, अर्थात झुक करके। ठीक, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। अब बात आती है, इसमें एक अपवाद आप लिख सकते हैं, एक अपवाद के रूप में शम प्लस कित्वा, तो इसमें आपका बन जाएगा शांतवा। इसमें आपका माँ या ना का लोप नहीं होगा और माँ का ना हो जाएगा, शांतवा। इसको आप विशेष ध्यान रखना। तो शांतवा की बात करें तो शम प्लस, जो शम शांत रस वाला, शम प्लस कित्वा का यहाँ पर माँ का ना होकर के क्या हो जाएगा, संधि हो जाती है, कहने का मतलब यहाँ पर आपके संतु। ठीक, अब चलते हैं नियम नंबर 3, अर्थात तीसरा नियम क्या कहता है। देखिए इसमें ऐसे नियमों से आप पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे और हमें परीक्षा में हल करने में परेशानी नहीं आएगी। नियम नंबर 3 अपन पढ़ेंगे। तो नियम नंबर 3 कहता है कि यदि किसी धातु के अंत में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, या कह सकते हैं धातु स्वरांत हो, तो सीधी सी बात है कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, अर्थात आकारांत, ईकारांत, ऊकारांत स्वर हो, तो कत्वा प्रत्यय सीधे ही जुड़ जाता है। कत्वा प्रत्यय का त्वा सीधे ही जुड़ जाता है। अब देखिए इतनी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो ये देखो धातु अगर आकारांत, इकारांत, उकारांत है, ठीक है, तो आपका कत्वा प्रत्यय जो होगा वो क्या होगा, आपको सीधे ही जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, जैसे मैंने कहा आपको घ्रा, और कत्वा जोड़ दिया हमने कत्वा, तो इसका हो जाएगा घ्रात्वा, अर्थात इसका अर्थ हो गया सूंघ करके। देखिए कत्वा, घ्रा का मतलब होता है सूंघना, कित्वा प्रत्यय जोड़ के ही घ्रात्वा बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ऐसे नी धातु है, नी का मतलब हो गया कत्वा प्रत्यय जोड़ते ही नीत्वा, क्या बन जाएगा, नीत्वा। ऐसे ही आपको भू धातु है तो यहाँ हो जाएगा भूत्वा। अब देखिए कभी कभी यहाँ पर अश धातु भी आपको आ जाती है, अश, तो ये इसका भी यही बनेगा आपका भूत्वा। इसका अर्थ हो गया होकर के, क्या हो जाएगा, होकर के, तो ये बन जाएगा सॉरी भू प्लस कित्वा, और ये बन जाएगा भूत्वा। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट नियम आपका, नेक्स्ट नियम कहता है कि यदि लघु स्वर हो, तो यदि क्या हो, लघु स्वर, अर्थात अ, ई और ऊ, ठीक है, तो कत्वा प्रत्यय सीधे ही जुड़ेगा, इसमें भी सीधे ही जुड़ेगा, आपको कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सीधे ही जुड़ेगा। जैसे आपको आ गया जी प्लस कित्वा, तो यह बन जाएगा जित्वा, क्या बन जाएगा, जित्वा। अभी अ का आपको देखा था गम में से आ का माँ का लोप हो गया था, तो ग कैसे रह गया था, लघु स्वरांत अतः अ, तो उसमें डायरेक्ट जुड़ रहा था। ऐसे हन में से ना का लोप हो गया तो हमें छोटा आ था। ऐसे अब ई का देखें तो ई में आपको क्या हो जाएगा, जित्वा। ऐसे श्रु, श्रु का मतलब होता है सुनना, एक री और ले लेते हैं इसमें आपको, री, लघु वाली री। तो देखिए अगर आपको श्रु धातु है, श्रु का मतलब होता है सुनना, तो कित प्रत्यय जोड़ते ही, कित्वा प्रत्यय जोड़ते ही क्या बन जाएगा, श्रुत्वा, अर्थात सुन करके। ऐसे ही आपको आ गया क्री, क्री धातु, क्री का मतलब होता है करना, तो यहाँ कित्वा प्रत्यय जोड़ते ही आपको क्या बन जाएगा, कृत्वा, अर्थात इसका मतलब हो गया करके, कृत्वा मीन्स करके। ठीक है, ये थे आपके नियम नंबर 4 तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नियम, नियम नंबर 5।
नियम नंबर 5 हम पढ़ेंगे। तो पाँचवा जो नियम है उसमें हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि किसी धातु के पहले वर्ण में क्या हो, धातु के पहले वर्ण में बा हो, धातु के पहले वर्ण में बा हो और उसके बाद क्या हो, कत्वा प्रत्यय हो, तो बा का ऊ हो जाता है। ये वैसे ध्यान रखना, धातु के पहले वर्ण में अर्थात फर्स्ट वर्ण में, यहाँ लिखना चाहें तो पहले वर्ण में, ठीक है। धातु का जो पहला वर्ण है उसमें बा हो तो कत्वा प्रत्यय जोड़ते समय बा का क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। अब कैसे होता है, जैसे आपको धातु आ गई वद, वद का अर्थ होता है बोलना, वद का अर्थ क्या हो गया, बोलना। अब वद का आ गया तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, कित्वा प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो बा का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऊ, और दा कैसा है, व्यंजनांत वर्ण है, इसलिए यहाँ ई का आगम होगा और ये बन जाएगा उदित्वा। क्या बन जाएगा, उदित्वा। इसका मतलब हो गया बोल करके, ठीक है। बद का मतलब बोलना, कत्वा प्रत्यय जोड़ दिया। अब आपको यहाँ पर थोड़ी समस्या आएगी, आपसे पूछेगा कि उदित्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप आसानी से निकाल लोगे। लेकिन अगर उसने धातु पूछ ली तो आपको ध्यान रखना कि बा जो होता है वो ऊ में बदला है, तो बद धातु बतानी है। यहाँ पर धातु कौन सी बतानी है, बद, ना कि उद। उद उपसर्ग होता है, धातु नहीं होती, ठीक। अब बात आती है इसी में हम देखें वश धातु और कित्वा प्रत्यय देखें तो वश का भी क्या बन जाएगा ऊ, और शाह है वो त के विशेष में क्या हो जाएगा, आपको उसमें चला जाएगा आपका स्तोत्र संधि, तो उषित्वा बनेगा इसमें, ठीक है। कौन सा बन जाएगा, उषित्वा, ठीक। अब आता है हमारा नेक्स्ट नियम। इसी में छोटे छोटे नियम है, एक एक दो दो उदाहरण के आधार पर हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट नियम हम पढ़ेंगे कि यदि किसी धातु के अंत में च या ज हो तो कत्वा प्रत्यय जोड़ते समय, देखिए धातु के अंत में, किसमें, धातु के अंत में देखना है आपको। वहाँ हम क्या देख रहे थे, धातु के पहले वर्ण में, अब धातु के अंत में अंतिम वर्ण में देखना है, अंतिम वर्ण में, अर्थात धातु का जो अंतिम वर्ण है उसमें क्या देखना है, च या ज। तो कत्वा प्रत्यय जोड़ते समय ये किस में बदल जाएंगे, आपके क में बदल जाएंगे। च या ज होगा वो आपका किस में बदल जाएगा, च या ज क में बदल जाएगा। तो देखिए कैसे, वच धातु है आपकी, कत्वा प्रत्यय है। अब इसमें दोनों नियम लग जाएंगे। पहले तो ब का क्या होगा, ऊ होगा। पहले तो हमारा बा किस में बदल जाएगा, ऊ में, और च किस में बदल जाएगा, क में, और इधर शेष बचा त्वा, तो ये बन गया उक्तवा। क्या बन जाएगा, उक्तवा। इसका मतलब हो गया बोल करके, इसका भी अर्थ क्या हो गया, बोल करके, ठीक है। तो बच ऐसी त्यज प्लस कित्वा, त्यज प्लस कित्वा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, आपको जा है उसके बाद कित्वा प्रत्यय आ रहा है, तो जा किस में बदल जाएगा आपका, क में, तो ये बन जाएगा त्यक, और त्वा, तो त्यक्तवा। त्यक्तवा का मतलब होता है छोड़ करके या त्याग करके, त्यज मीन्स त्यागना, और त्याग करके इसका अर्थ देगा। अब हमारा नेक्स्ट नियम हम पढ़ते हैं, इसमें लास्ट एंड फाइनल नियम है आपका, सेकंड लास्ट ले लेते हैं। चलिए, अगर किसी धातु के अंत में क्या हो, धातु धा हो, क्या हो, धा, तो कित्वा प्रत्यय जब जोड़ेंगे हम, तो यहाँ धा का क्या करना है, हमें ही करना है। धा का क्या करना है, ही करना है। और ये बन जाएगा जैसे धा प्लस कित्वा, तो ये बन जाएगा हित्वा। जब आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी धातु है, तो आपको धा धातु बतानी है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट नियम लेते हैं हम 8वां। तो नियम लास्ट वाला ये कहता है आपका कि यदि किसी धातु के पहले वर्ण में री, पहले वर्ण में क्या हो, री हो, और या रा हो। देखिए हमें ये विशेष ध्यान रखना है, इसमें से 100% क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। यहाँ से यदि किसी धातु के पहले वर्ण में क्या हो, री या रा हो, और धातु के अंतिम वर्ण में स
या चच्छ हो तो कत्वा प्रत्यय जोड़ते समय, देखिए अपनी भाषा में आपको नियम बनाए सब, अपनी भाषा में अर्थात सरल भाषा में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले वाले देखिए धातु आपको दिख रही है, धातु में अगर आपको पहली वाली धातु में री हो, धातु में क्या हो, री या रा हो, तो धातु का जो पहला वर्ण है उसमें री या रा देखना है, और अंतिम वर्ण में स या चच्छ हो तो कित्वा प्रत्यय जोड़ते समय री या रा तो रा में बदल जाएगा, री रा किस में बदल जाएगा, रा में, और स या चच्छ को हमें बदलना है किसमें, इस सा में। पहले का में बदलेंगे इसको, किस में बदलेंगे, का में, ठीक है। किस में बदलना है इसको, सा में बदलेगा। देखिए तो री और इसको सॉरी देखिए दोबारा से देखें, देखिए धातु का अंतिम वर्ण जो धातु है उसके पहले वर्ण में री या रा हो और अंतिम में सा या चच्छ हो तो इसका आपको सा में बदलना है, और इधर आपको जो ता है कत्वा प्रत्यय का ता, इसको टा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा ट्वा। थोड़ा सा लंबा सूत्र है, इसको ध्यान रखें कि देखिए धातु के पहले वर्ण में आपको री या रा दिख रहा है तो रा करना है, सा या चच्छ हो तो इस सा में बदलना है, और इसका ता है तो ता को किस में बदलना है, ट्वा में। अब जैसे धातु आ गई दृश्य प्लस कित्वा प्रत्यय, आपको दृश्य प्लस कित्वा। अब देखिए धातु के पहले वर्ण में, अभी नियम बता रहा था कि धातु के पहले वर्ण में री या रा हो तो री रा किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा, तो री का रा बदल दिया हमने द्र में। अंतिम वर्ण में सा या चच्छ हो तो सा है तो सा किस में बदल जाएगा, इस सा में। कैसे में बदलेगा, आधे में। तो आके ता का क्या हो जाएगा, टा, तो ये बन जाएगा दृष्टवा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और देखिए ऐसे ही प्रच्छ धातु है, पृच्छ तो मूल धातु प्रच्छ होती है, सुन प्लस कित्वा प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, री का रा है तो वो रा सा रा ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और चच्छ का ये बन जाएगा पृष्ठवा। इसका मतलब हो गया पृष्ठ मतलब पूछ करके, और दृष्टवा का मतलब हो गया देख करके। ये विशेष ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय की ओर। अगर इस प्रत्यय में किसी को समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रत्यय हम लेते हैं ल्यप प्रत्यय। अब देखिए ल्यप प्रत्यय क्या होता है, इसमें हमें विशेष ध्यान रखना है कि ये ल्यप प्रत्यय जो होता है इसमें आपको या शेष रहता है। क्या शेष रहता है, या शेष रहता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि इसका जो प्रयोग होता है वो कर या कर के अर्थ में होता है, कर या कर के अर्थ में। तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि ल्यप प्रत्यय जब होता है तो इसमें धातु से पहले उपसर्ग लगा होता है तो धातु से पहले क्या लगा होता है इसमें, उपसर्ग। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि पहली बात तो ल्यप प्रत्यय जब होता है तो इसमें आपको यह देखना है। दूसरा, इसका प्रयोग जब होगा तो कर या कर के अर्थ में होगा। तीसरी बात हमें ये देखनी है कि इस प्रत्यय में आपको उपसर्ग मिलेगा। आपको ये अब देखिए आपको दिखाई दे, जैसे आपको पहचान बता दूं कि आपको किसी धातु के पीछे या दिखाई दे, क्या दिखाई दे, या दिखाई दे, और धातु के पहले आपको उपसर्ग दिखाई दे तो वहाँ कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यप प्रत्यय होगा। ये विशेष ध्यान रखना। अब देखो कैसे, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, नियम पढ़ेंगे अभी, पर एक उदाहरण जैसे में देखें। जैसे में एक उदाहरण दे दिया, जैसे समभूय, इस तरीके से आ गया समभूय। अब आपको पूछा जाएगा कि समभूय जो प्रत्यय उपसर्ग है, मतलब इसमें कौन सी धातु है, तो भू धातु है। तो देखें तो इसमें सम उपसर्ग हो जाएगा, भू धातु हो जाएगी और ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। इस तरीके से आपको बनता है, ठीक है। तो इसमें आपको शब्द के अंत में आपको क्या देखे, या देखे, और मतलब धातु के आगे क्या देखे, उपसर्ग देखे, तो आपको ल्यप प्रत्यय ही लगाना है।
ये आपको एक ट्रिक्स है, लॉजिक के आधार पर अपन बता सकते हैं कि अगर धातु के अंत में आपको या अपन को शब्द के अंत में क्या दिख रहा है या, और धातु से पहले वाले वर्ण में हमें क्या दिख रहा है, धातु से पहले क्या दिख रहा है, उपसर्ग दिख रहा है, तो हमें कौन सा लगाना है, लेप प्रत्यय ही लगाना है। अब इसमें हम एक एक करके हम पढ़ें तो इसका पहला नियम हम लेते हैं। देखिए पहला नियम हम पढ़ेंगे, इसमें नियम नंबर 1 कि यदि किसी धातु के अंत में आ, बड़ी ई या उ, तो लेप प्रत्यय जोड़ते समय लेप प्रत्यय सीधे ही जुड़ जाता है, मतलब हमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, लेप प्रत्यय जो होगा वो वैसे के वैसे ही जुड़ जाएगा। जैसे आपको आ गया आ उपसर्ग है, दा धातु है और लेप प्रत्यय है, ऐसे ही जी, हाँ अब आ गया सम प्लस भू वाला भी लिख लो, भू प्लस लेप, ऐसे ही आपको आ गया आंग उपसर्ग, आ प्लस नी प्लस लेप। देखिए इस तरीके से आपको दिख जाए, क्या दिख रहा है, देखिए कि आ उपसर्ग दिख रहा है, दा धातु दिख रही है, लेप प्रत्यय, तो यहाँ दा का मतलब देना हो गया। यहाँ पर जब बनाएंगे हम तो क्या बन जाएगा, ऐसे बी उपसर्ग है आपका, एक हा धातु है हा और प्लस लेप प्रत्यय है, तो यहाँ बन जाएगा आपका आ दा य, क्या बन जाएगा, आदाय। इसके बाद में इसमें हम देखें तो सम भू य, इसमें देखें तो आ नी धातु है और य आनी है, और इसमें देखें तो बी हाय। अब देखिए बात करें तो यहाँ धातु का जो अर्थ होता है, देखिए दा का मतलब देना हो गया, लेकिन आ उपसर्ग लग गया और लेप प्रत्यय लग गया, आदाय यहाँ हो गया दे करके अर्थात लेकर के। संभूय, संभूय का अर्थ हो गया यहाँ पर हो करके, अब यहाँ आ गए आनीय, आनीय का मतलब हो गया ला करके, देखो नी मतलब ले जाना, लेकिन आ उपसर्ग लग गया तो आनीय मतलब लेकर, आदाय मतलब ला करके, बिहाय, बिहाय का मतलब हो गया छोड़ करके। इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट नियम नंबर 2, यदि धातु कैसी हो, लघु स्वरांत हो, यदि धातु कैसी हो, लघु स्वरांत, यदि धातु लघु स्वरांत हो तो लेप प्रत्यय जोड़ते समय यहाँ पर या से पहले क्या लग जाता है, ता लग जाता है, अर्थात तुक का आगम हो जाता है। अगर धातु लघु स्वरांत हो तो इसकी जगह हमें क्या करना है, या से पहले, लेप प्रत्यय के या से पहले हमें ता लगाना है, अर्थात तुक का आगम हो जाएगा। जैसे आपको आ गया बी उपसर्ग हो गया, जी धातु है आपकी और लेप प्रत्यय है। देखिए लघु स्वरांत अर्थात लघु स्वर वाली धातु हो तो लेप प्रत्यय जोड़ते समय बीच में त का आगम अर्थात तुक का आगम हो जाता है, तुक आगम जिसे हम कहते हैं तुक का आगम, तू आ जाता है। तो देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, वी प्लस जी, सॉरी विजित्य बन जाएगा इसका, विजित्य मीन्स जीत करके, विजयी होकर के, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या हो गया, त का आगम हो गया। ऐसे देखिए बी उपसर्ग है, स्मृ धातु है और लेप प्रत्यय है, बी उपसर्ग स्मृ, री कैसी है, लघु और लेप प्रत्यय, यहाँ क्या हो जाएगा, विस्मृत्य अर्थात भूल करके। देखिए स्मृत्य मीन्स होता है क्या हो जाएगा, याद करना, स्मृति का मतलब होता है स्मरण करना, लेकिन बी का मतलब अलग कर रहा है, तो विस्मृत्य अर्थात भूल करके। ऐसी अनु प्लस क्री प्लस लेप, तो यहाँ क्या बन जाएगा, अनुकृत्य, क्या बन जाएगा, अनुकृत्य। ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक। और देखिए अब नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 कहता है कि यदि किसी धातु के अंत में म या न हो तो, म या न हो तो लेप प्रत्यय जोड़ते समय म या न का लोप हो जाता है, अर्थात म या न हट जाते हैं और बीच में ता का आगम हो जाता है।
क्यों होगा अब आपको पता है। माँ या ना हटेंगे तो इनसे पहले वाला वर्ण होगा वो लघु स्वरांत होगा, इसीलिए बीच में ता का आगम अर्थात तुक का आगम होता है। जैसे मैंने आपको बताया गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है और यहाँ हो जाएगा आ उपसर्ग। तो आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय है। अब यहाँ पर हम देखें तो क्या बन जाएगा, देखिए गम धातु है, ठीक, तो माँ का लोप हो जाएगा, तो इससे पहले वाले वर्ण में लघु स्वर है कि नहीं है, तो इसलिए यहाँ क्या बन जाएगा, आगत्य। अब आपको ये आगत्य तो नियमानुसार बन गया, लेकिन कभी कभी आपको आगम्य भी मिल जाएगा, ठीक है, इसको भी विशेष ध्यान रखना, ये भी राइट है, ठीक है, नियमानुसार आगत्य बनेगा और हमें ये कभी कभी ये भी मिल जाता है आगम्य। ऐसे ही हम और उदाहरण देखें, जैसे नी उपसर्ग है और हन धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो यहाँ क्या बनेगा, हन का ना लोप हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा निहत्य। क्या बन जाएगा, निहत्य। ऐसी प्र उपसर्ग है, नम धातु है, ल्यप प्रत्यय है, क्या बनेगा आपका, प्रणम्य। क्या बन जाएगा, प्रणम्य। प्रणम्य भी बनता है, प्रणत्य भी बनेगा, प्रणत्य और प्रणम्य, सॉरी प्रणम्य भी बन जाता है इसमें, ठीक है। इस तरीके से भी आपको आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय की ओर। तो नेक्स्ट जो प्रत्यय है आपका अगला, वो क्या कहता है, देखिए तब्यत प्रत्यय हम लेते हैं। तब्यत प्रत्यय तीसरा। तब्यत प्रत्यय में आपको गुणादेश भी होगा इसमें, ठीक है। तब्यत प्रत्यय जब लेते हैं तो तब्यत जो प्रत्यय है उसका तब्य शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा, तब्य। तब्यत प्रत्यय का तब्य शेष रहता है। इसका जो प्रयोग होता है वो चाहिए के अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में, वर्तमान काल में होता है। किस काल में होता है, वर्तमान काल में। तो इसका जो प्रयोग होगा वो वर्तमान काल में चाहिए के अर्थ में होता है, ये विशेष ध्यान रखना। तब्यत प्रत्यय इसमें तब्य शेष रहता है, इसका जो प्रयोग है वो चाहिए के अर्थ में वर्तमान काल में होता है। अब हमें तीसरी बात ध्यान रखनी है। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि तब्यत जो प्रत्यय है इसकी स्वरित संज्ञा होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि तब्यत स्वरित संज्ञा निम्न में से किस प्रत्यय की होती है, तो आपको बता दूं स्वरित जो संज्ञा होती है वो तब्यत और अनियर प्रत्यय की होती है। तो इस प्रत्यय की स्वरित संज्ञा होती है, ये विशेष बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि स्वरित संज्ञा, बस इतना ही पूछता है आपसे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा कि निम्न में से किस प्रत्यय की स्वरित संज्ञा होती है। तो आपको तब्यत और एक अनियर दोनों ऐसे प्रत्यय हैं जिनकी स्वरित संज्ञा होती है, स्वरित संज्ञा होती है। अब बात आती है नेक्स्ट, इसी में नियम नंबर 4 ये कहता है कि इसके जब रूप चलाते हैं, तब्यत प्रत्यय में रूप बनाते हैं, तो इसके जो रूप हैं पुल्लिंग में राम की तरह, राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। अर्थात राम की तरह चलेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, अर्थात लगा के लिख सकते हैं, अर्थात पुल्लिंग में तब्य विसर्ग वाला, स्त्रीलिंग में तब्या और नपुंसकलिंग में तब्यम हो जाता है। ये ध्यान रखना, नपुंसकलिंग में क्या हो जाता है, तब्यम। देखिए तब्यत जो प्रत्यय है उसमें तब्य शेष रहता है, ठीक है। इसके अर्थ जो प्रयोग होता है वो चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। किस में होता है, चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इस प्रत्यय की स्वरित संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है इस प्रत्यय की, स्वरित संज्ञा। अब इसके रूपों की बात करें तो जब इसके रूप चलाते हैं तो पुल्लिंग में किसकी तरह चलते हैं इसके रूप, राम की तरह चलते हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग में चलते हैं रमा की तरह या लता की तरह हम बता सकते हैं, आकारांत। और नपुंसकलिंग में देखें तो फल की तरह। अर्थात ये कह सकते हैं कि पुल्लिंग में
राम की तरह बनेंगे तो तब्य है हो जाएगा, स्त्रीलिंग में तब्या हो जाएगा और नपुंसकलिंग में तब्यम हो जाएगा। अब इसके नियमानुसार हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए नियम नंबर 1 क्या कहता है। नियम नंबर 1 कहता है कि यदि धातु कैसी हो व्यंजनांत, धातु व्यंजनांत, तो तब्यत प्रत्यय जोड़ते समय यहाँ पर क्या लग जाएगी, ई लग जाएगी। अर्थात अंतिम वर्ण है जो हलंत वर्ण है, धातु का अंतिम वर्ण है हलंत वाला, उसमें छोटी ई लग जाती है। अब कैसे लगती है, जैसे पठ धातु है आपकी, तब्यत प्रत्यय है। देखिए यहाँ पर देखिए पठ का मतलब होता है पढ़ना, तो पठ धातु हलंत वाली है, तब्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो मूल शब्द देखिए ये धातु हो जाएगा, इधर इधर हमारा प्रत्यय हो जाएगा और इधर अपना मूल शब्द, इधर क्या बनेगा, इससे शब्द बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका। अब इधर पुल्लिंग में यहाँ ले देते हैं स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों लिंगों में हमें बनाना है। तो मूल शब्द जो बनेगा इसमें क्या बन जाएगा, पठितव्य बन जाएगा। पठितव्य बना। पुल्लिंग में अगर देखें तो पठितव्य, पठितव्य। स्त्रीलिंग में देखें तो पठितव्या और नपुंसकलिंग में देखें तो पठितव्यम। यहाँ लिख देता हूँ, चलो पठितव्यम बनेगा, ये विशेष ध्यान रखें। ठीक। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाए इन तीनों में से, परीक्षा में जो आएगा तो इन तीनों में से कोई सा भी रूप आपसे पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि पठितव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको तब्य बताना है, तब्यत कौन सा प्रत्यय बताना है, तब्यत। तो तब्य, तब्या, तब्यम, इनकी अगर ध्वनि निकलती है शब्द के पीछे, ये शब्द निकलते हैं, तो आपको प्रत्यय कौन सा बताना है, तब्यत। ठीक है। तो पुल्लिंग में ये होगा तब्य, स्त्रीलिंग में तब्या और नपुंसकलिंग में हमें तब्यम देखना है। ठीक। ऐसे ही देखिए हस प्लस तब्यत, और भी देखिए चल प्लस तब्यत, खाद प्लस तब्यत। ऐसे ही हमारे काफ़ी उदाहरण बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये बन जाएगा खाद, हसितव्य, इसका मतलब हो गया हंसना चाहिए, हसितव्य। चलितव्य और खादितव्य। अब इन्हीं के रूप चलाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा हसितव्य विसर्ग वाला, यहाँ बन जाएगा चलितव्य, यहाँ बन जाएगा खादितव्य। अब पुल्लिंग के लिए अगर प्रयोग हो रहा है तो विसर्ग लग जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है तो तब्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हसितव्या, चलितव्या, खादितव्या। नपुंसकलिंग के लिए देखें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हसितव्यम, चलितव्यम और खादितव्यम। इस तरीके से आपके बन जाते हैं। अब आपको चलना है नेक्स्ट नियम की ओर। तो नेक्स्ट नियम जो क्या कहता है दूसरा इसका, देखिए यदि किसी धातु के अंत में म या न हो, देखिए इसमें आपको पढ़ना है, यदि किसी धातु के अंत में म या न हो तो तब्यत प्रत्यय जोड़ते समय म या न का न हो जाता है। ध्यान रखना, अगर धातु के अंतिम वर्ण में क्या हो, म या न हो, तो तब्यत प्रत्यय जोड़ते समय म या न किस में बदल जाते हैं, न में। जैसे गम धातु है आपकी, तब्यत प्रत्यय हमें जोड़ना है, कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, तब्यत। तो म या न का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, तो ये बन जाएगा गंतव्य। अब तब्यत का तब्य बचा, पुल्लिंग में इसका रूप बनाएंगे तो गंतव्य, स्त्रीलिंग में बनाएंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और
नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग इसमें गंतव्य और गंतव्यम, ठीक। ऐसे ही हन प्लस तव्यत क्या बन जाएगा, हंतव्य, हंतव्या और हन तव्यम, ठीक है। ऐसे ही नम का बन जाएगा नंतव्य, नंतव्या, नंतव्य। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। नेक्स्ट नियम आपका कहता है कि यदि किसी धातु के अंतिम वर्ण में, अर्थात किसी धातु के अंतिम वर्ण में आपको ई या ई, ऊ या ऊ, कोमा री, वैसे री की दोनों री लगा सकते हैं, री या री, तो तव्यत प्रत्यय जोड़ते समय गुणादेश हो जाता है। समझ में आया? क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुणादेश। अर्थात क्या हो जाता है, यहाँ गुणादेश हो जाता है। तो ई कैसे बदल जाएगी, ए में, ऊ कैसे बदल जाएगा, व में, सॉरी ओ में, और री बदल जाएगी अर में, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना। अगर धातु के अंतिम, पहले या अंतिम वर्ण में, ध्यान रखना, धातु के पहले या अंतिम वर्ण में, ये विशेष ध्यान, धातु के पहले या अंतिम वर्ण में ई या ई, ऊ या ऊ, कोमा री या री हो तो तव्यत प्रत्यय जोड़ते समय क्रम क्या हो जाता है, गुणादेश हो जाता है। अर्थात ई कैसे बदल जाएगी, ए में, ऊ होगा वो कैसे बदल जाएगा, ओ में, और री होगा तो अर में। अब वो भले ही धातु के पहले वर्ण में हो चाहे अंतिम वर्ण में। अब देखिए कैसे, जैसे आपको आ गया जी धातु है, जी तव्यत प्रत्यय है तो क्या बनेगा, यहाँ जी का हो जाएगा जे, गुणादेश हो गया तो जे, और तव्यत प्रत्यय का बन जाएगा जेतव्य। अब पुल्लिंग बनाया तो जेतव्य, स्त्रीलिंग बनाओगे तो जेतव्या, नपुंसकलिंग में बनाओगे तो जेतव्यम, ठीक। ऐसे ही हमारी धातु है नी, नी का मतलब होता है ले जाना, जी का मतलब जीतना, तो यहाँ हो जाएगा जेतव्य, जीतना चाहिए, तो यहाँ हो गया नितव्य, नेतव्य, नेतव्या, नेतव्यम। धातु आ गई श्रु, श्रु का मतलब होता है सुनना, तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, श्रोतव्य, श्रोतव्या, श्रोतव्यम। ऐसे ही आपको धातु आ गई क्या, क्री, क्री का ले लेते हैं हम पहले, क्री का तव्यत जोड़ा, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्री का आपको बनता है कर, क्री का क्या हो जाएगा, कर, तो यहाँ बनेगा आपको कर्तव्य, क्या बन जाएगा, कर्तव्य। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे बना, तो यहाँ थोड़ा सा देखें, री है हमारा, री का क्या बनाया हमने, कर प्लस तव्यत का तब, जब आ है हमारा इसमें जुड़ जाएगा तो का कैसे हो जाएगा, कंप्लीट। रा के पीछे व्यंजन है इसीलिए रा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये बन जाएगा कर्तव्य। इसी तरीके से यहाँ पर ये आया, तो कर्तव्य, कर्तव्या और कर्तव्यम, समझ में आया, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। तो नेक्स्ट नियम आपका कहता है कि यदि किसी धातु के अंतिम वर्ण में, यदि किसी धातु के अंतिम वर्ण में आ हो, क्या हो, आ, अर्थात धातु कैसी हो, आकारांत हो, तो तव्यत प्रत्यय सीधे ही जुड़ जाता है। तव्यत प्रत्यय का तव्य सीधे ही जुड़ जाएगा। जैसे दा धातु है, तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, दातव्य, दातव्य, दातव्या और दातव्यम। ऐसे ही हम देखें घ्रा प्लस तव्यत तो घ्रातव्य, घ्रातव्या और घ्रातव्यम। घ्रा का मतलब सूंघना,
ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नियम की ओर। तो नेक्स्ट नियम आपका कहता है, यदि किसी धातु के, देखिए पहले वर्ण में री या रा हो, जो हमने अभी कित्वा प्रत्यय में पढ़ा था वही नियम यहाँ पर आपका आ रहा है। तो यदि किसी धातु के पहले या अंतिम वर्ण में, देखिए अरे पहले वर्ण में क्या हो, री या रा हो, और अंतिम वर्ण में श या चछ हो, तो तव्यत प्रत्यय जोड़ते समय री या रा का रा और स या चछ का श। नेक्स्ट नियम कहता है आपको कि यदि किसी धातु के पहले या अंतिम वर्ण में री या रा और अंतिम वर्ण में श या चछ हो, तो तव्यत प्रत्यय जोड़ते समय री या रा का रा, स या सच इसका स और तव्यत के ता का ट हो जाता है, अर्थात टव्य हो जाएगा, इसका ता का ट हो जाएगा। अब कैसे होगा, जैसे दृश्य धातु है, तव्यत प्रत्यय है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, दृश्य का री का रा हो जाएगा, सा इसमें बदल गया आपका और ता का टा हो गया, तो दृष्टव्य हो जाएगा। दृष्टव्य स्त्रीलिंग में दृष्टव्य और दृष्टव्यम, ये आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। ऐसी पृष्ठव्य पृष्ठव्य पृष्ठव्यम का बन जाएगा। तो ये थे आपके प्रत्यय। अब आगे के जो प्रत्यय हैं उनको लेकर के अगले वीडियो में, अगले भाग